गुड मॉर्निंग। आज क्लास 8 में हिंदी की पाठ्य पुस्तक पे हम पाठ 6 सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां के विषय में पढ़ेंगे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी को अहिंसा के जरिए विरोध करने वाले नेता के रूप में हम सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि उन्हीं की तरह एक और नेता भी थे जो अहिंसा के रास्ते पर चलकर विरोध करना जानते थे। उन्हें फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से भी पुकारा जाता था। वो एक पश्तून नेता थे और भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से मशहूर इस शख्स का पूरा नाम खान अब्दुल गफ्फार खान था। उन्होंने एक धार्मिक और राजनीतिक नेता के रूप में पहचान बनाई थी। महात्मा गांधी की तरह वह भी अहिंसा के जरिए विरोध के रास्ते को सर्वोच्च मानते थे। गांधी जी के कट्टर अनुयायी होने के कारण ही उनकी सीमांत गांधी की छवि बनी। अविभाजित हिंदुस्तान के ज़माने से ही भारत रत्न खान अब्दुल गफ्फार खान को कई नामों से जाना जाता रहा, जैसे सरहदी गांधी, सीमांत गांधी। हिंदुस्तान के लिए उनके दिल में अथाह प्रेम। आइए हम पाठ में सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां के विषय में पढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कष्ट भरे दिन, अंग्रेज़ों की जेल की तंग अंधेरी और सीलन भरी कोठरी, उसमें कैद है 6 फुट 3 इंच लंबा एक तेजस्वी व्यक्ति, गौर वर्ण, उन्नत नासिका, दमकता हुआ उन्नत भाल तथा छोटी दाढ़ी रखने वाले इस कैदी को देखकर कोई भी व्यक्ति सहज ही आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता था। इसके चेहरे पर प्रेम और करुणा की झलक है, साथ ही है दृढ़ संकल्प की दृढ़ता। इस कैदी के हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ हैं, जो गले में पड़े हुए लोहे के मजबूत पट्टे से जुड़ी है। इसे रोजाना 20 किलो मक्का पीसनी पड़ती है। लेकिन कौन है यह कैदी जिसे जेल में इतनी भयंकर यातनाएं दी जा रही हैं? क्या कोई चोर है, डाकू? भला क्या अपराध है इसका? यह कोई साधारण कैदी नहीं है, यह भारत माँ के सच्चे सपूत खान अब्दुल गफ्फार खां हैं, जिन्हें सीमा प्रांत के लोगों ने आदर से बादशाह खान और सारे भारत ने सीमांत गांधी के नाम से पुकारा था, क्योंकि ये गांधी के सहयात्री थे, उनके साथ कार्य करते थे और उनके कट्टर अनुयायी थे, इसलिए उन्हें सीमांत गांधी कहा गया। हाँ, इनका अपराध यही था कि इन्होंने अंग्रेज सरकार की गुलामी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। खान अब्दुल गफ्फार खां की ठीक जन्मतिथि का पता नहीं चलता। इनका जन्म 1890 ईस्वी में पेशावर, जो अभी पाकिस्तान में है, पेशावर ज़िले के उत्मनाई गांव में हुआ था। इनके पिता खान बहराम खां पठान जाति के कबीले के मुखिया थे। वे बड़े दयालु और सेवा परायण व्यक्ति थे, इसलिए उनका बड़ा सम्मान होता था। खान अब्दुल गफ्फार खां की पूज्य माताजी प्रतिदिन ढेर सारा खाना बनाकर गरीबों में बांटा करती थी। फलस्वरूप बालक अब्दुल गफ्फार में मानव प्रेम, सेवा भाव और स्वार्थ त्याग जैसे सद्गुणों का बीजारोपण बचपन से ही हो गया था। यानी जो उन्होंने अपने घर में देखा वही व्यवहार उनके अंदर था। बालक अब्दुल गफ्फार की प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय मस्जिद में हुई। यहाँ इस मेधावी बालक ने कुरान की बहुत सी आयतें शीघ्र ही कंठस्थ कर ली थी। बाद में इन्होंने पेशावर के म्यूनिसिपल बोर्ड स्कूल तथा एडवर्ड मेमोरियल मिशन हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। नवयुवक अब्दुल गफ्फार अंग्रेज सैनिक अधिकारियों की शान और शौकत से आकर्षित होकर सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में भर्ती हो गए, लेकिन उनका जन्म
अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए नहीं हुआ था। एक दिन अंग्रेज अधिकारी के द्वारा एक पठान अधिकारी को अपमानित होते देखा तो अब्दुल गफ्फार खां के स्वाभिमान को गहरी चोट पहुंची। उन्होंने सेना की नौकरी को लात मार दी। लोगों के कहने सुनने पर भी उन्होंने अंग्रेज सरकार की गुलामी स्वीकार नहीं की। अब्दुल गफ्फार खां के बड़े भाई डॉक्टर खान साहब ने डॉक्टरी की उच्च शिक्षा विलायत में प्राप्त की थी, किंतु अब्दुल गफ्फार मैट्रिक से आगे शिक्षा प्राप्त न कर सके। इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने के लिए विलायत जाने का विचार भी उन्होंने माता के आदेश के कारण त्याग दिया। पराधीनता के उन दिनों में सीमा प्रांत में पठानों की दशा शोचनीय थी। सीमा प्रांत यानी बॉर्डर के पास, दो देशों के सीमा के पास जो प्रांत होते हैं, वे आर्थिक दृष्टि से विपन्न तो थे ही, विपन्न का अर्थ है गरीब थे, साथ ही अंग्रेज सरकार के अत्याचारों से भी पीड़ित थे। अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति के अनुसार पठानों के एक कबीले के लोगों को दूसरों से लड़ाते रहते थे। वहाँ अन्यायपूर्ण कानून लागू थे। उस समय पठानों में शिक्षा का भी अभाव था। खान अब्दुल गफ्फार के लिए स्थिति असहनीय थी। वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपना जीवन समाज और देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। खान अब्दुल गफ्फार खान ने अनुभव किया कि अशिक्षा उनके क्षेत्र के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। उन्होंने लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया तो पुरातन पंथी मुल्ला मौलवियों के विरोध का सामना करना पड़ा। अंग्रेज सरकार भी वहाँ शिक्षा का प्रसार नहीं चाहती थी। उन्हें भय था कि कहीं शिक्षित होकर पठान अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएंगे, तब इन पर मनमानी करके अपना राज चलाना संभव नहीं होगा। लेकिन खान अब्दुल गफ्फार खान ने इन बाधाओं की परवाह न करके वे जन जागरण के काम में जुटे रहे और उनकी यही गतिविधियां अंग्रेजों को खटकने लगी। इसलिए जो उन्होंने जल्दी ही कुछ सहयोगियों के साथ उन्हें बंदी बना लिया गया। सन 1912 में 22 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ। गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी वे सेवा मार्ग से तनिक भी विचलित नहीं हुए। अंग्रेज सरकार द्वारा इन्हें बार बार जेल में डाला गया। इनके जेल में रहते हुए ही इनकी प्रिय माता भी चल बसी थी। उन दिनों मुस्लिम लीग की गतिविधियां भी जोरों पर थी। मुस्लिम लीग देश की आज़ादी की भी बात करती थी, अतः ये उस ओर आकर्षित हुए। उन्होंने मुस्लिम लीग की सभाओं में भी भाग लिया। लीगी नेताओं के भाषण सुने तो शीघ्र ही मुस्लिम लीग की सच्चाई इनके सामने आ गई। इन्हें मालूम हो गया कि अधिकांश लीगी नेता अंग्रेजों के पिट्ठू हैं। अंग्रेजों के पिट्ठू का अर्थ है यानी वे अंग्रेजों के अनुयायी हैं, बिना सोचे समझे उनके साथ चलने वाले हैं। ये वैसा ही कहते हैं और करते हैं जैसा अंग्रेज इन्हें बताते हैं। लीग का मुख्य काम है स्वतंत्रता आंदोलन और कांग्रेस के अच्छे कार्यों का विरोध करना। यह सब जानकर खान ने मुस्लिम लीग से किनारा कर लिया। यानी जब उन्हें मुस्लिम लीग की सच्चाई का पता चला तो वो उससे हट गए। अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले देशभक्त के मार्ग में सदा कांटे ही बिछे होते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को भी देश सेवा करते हुए पग पग पर बाधाओं का सामना करना पड़ा। वस्तुतः लंबे समय से गुलामी में रहकर अपमान और अत्याचार सहने के लिए अभ्यस्त हो चुकी अशिक्षित जनता को जगाना कोई हंसी खेल तो था नहीं। अंग्रेज खान अब्दुल गफ्फार खान से खार खाए बैठे थे। उन्हें बार बार जेल के सीक्षों में बंद करके कठोर यातनाएं दी गई, जिससे कि उनका मनोबल टूट जाए और उनकी दुर्दशा देख सुनकर दूसरे लोग भी अंग्रेज सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाने का साहस न कर सके। लेकिन खान तो लौ संकल्प वाले व्यक्ति थे। जेलों में अत्याचार सहकर भी देश सेवा की इनकी इच्छा निरंतर और अधिक बलवती होती गई। इनके ऊपर अंग्रेजों के अन्याय का कोई असर नहीं हुआ। सन 1924 में जब वे 3 वर्ष की सजा काटकर जेल से छूटे तो उनके गांव में उनके स्वागत को अपार जन समूह उमड़ पड़ा। वहां एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, अंग्रेजों ने तुम्हें भेड़ों की तरह पकड़कर गुलाम बना रखा है। तुम अपने को पहचानो, तुम भेड़ नहीं हो, शेर हो, इसलिए शेर की तरह गरजो। पठान जनसमूह पर खान के इस भाषण का गहरा प्रभाव पड़ा। इस अवसर पर उन्हें फख्रे अफगान यानी अफगानों का गौरव की उपाधि देकर भी सम्मानित किया गया।
खान जानते थे कि अंग्रेज उन्हें अधिक दिन जेल से बाहर नहीं रहने देंगे। एक सच्चे मुसलमान के नाते हज की तीर्थयात्रा करना उन्होंने अपना कर्तव्य समझा। वे पवित्र स्थान की यात्रा करके देश सेवा के लिए और अधिक आत्मबल भी प्राप्त करना चाहते थे। हज यात्रा में उनके साथ उनकी पत्नी और बड़ी बहन भी गई। वहां पत्थर की ऊपरी सीढ़ी पर गिर जाने के कारण इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। इस आकस्मिक आघात को खान साहब ने अत्यंत धैर्य और साहस पूर्वक सहन किया। जन जागरण के समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः हज यात्रा से लौटकर उन्होंने अनुभव किया कि सीमा प्रांत व अफगानिस्तान में बोली जाने वाली भाषा पश्तो में अखबार प्रकाशित करके जनता में जागृति उत्पन्न की जाए। इसलिए उन्होंने पख्तून नामक अखबार पश्तो भाषा में निकाला। अंग्रेज सरकार और उनके पिट्ठू इससे तिलमिला उठे। घोर विरोध हुआ, पर खान नहीं झुके। उन दिनों कांग्रेस देश के स्वतंत्रता आंदोलन की बागडोर संभाले हुए थी। आंदोलन में सभी धर्मों और वर्गों के लोग सम्मिलित थे। गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष, मौलाना आज़ाद आदि कांग्रेसी नेताओं के नाम बच्चे बच्चे की जबान पर थे। खान अब्दुल गफ्फार खान ने अनुभव किया कि कांग्रेस ही उनके लिए उचित राजनीतिक दल है। अतः उन्होंने सन 1928 में लखनऊ में कांग्रेस के नेताओं से देश की समस्याओं के बारे में विचार विमर्श किया। बादशाह खान ने समाज में फैली हुई बुराइयों को मिटाने तथा आज़ादी के लिए संघर्ष करने के लिए खुदाई खिदमतगार नामक संगठन कायम किया। खुदाई खिदमतगार का अर्थ है ईश्वर के सेवक। इस संगठन के हर व्यक्ति को हिंसा और सामाजिक बुराइयों से दूर रहकर सादगी और सेवा भाव अपनाने की शपथ लेनी पड़ती थी। सीमा प्रांत के लोग बड़ी संख्या में इस संगठन में सम्मिलित हो गए। सन 1929 में बादशाह खान के नेतृत्व में हजारों खुदाई खिदमतगारों ने कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में भाग लिया। लाहौर से लौटकर बादशाह खान ने सीमा प्रांत के गांव-गांव में घूमकर खुदाई खिदमतगार संगठन का प्रचार किया और लोगों को प्रेरणा दी कि अहिंसक रहकर भी हम आज़ादी का आंदोलन चलाए। गाँव में जन जागरण से अंग्रेजों के कान खड़े हो गए। उन्होंने बादशाह खान को गिरफ्तार करके आंदोलनों को बंदूकों के बल पर कुचलना चाहा, परंतु बादशाह खान के दीवाने वीर पठान संगीनों और गोलियों का सामना भी अहिंसक रहकर बहादुरी से करते थे। यानी इन्होंने कभी हिंसा नहीं की, ये अंग्रेजों के अत्याचार को सहते रहे। अंग्रेजों के अत्याचारों की यह पराकाष्ठा थी। पराकाष्ठा यानी वो जितना अत्याचार कर सकते थे उस हद तक वो अत्याचार कर रहे थे कि बादशाह खान के 14 वर्ष के मासूम बेटों को भी सिपाहियों ने संगीनों से घायल कर डाला था। लेकिन अंग्रेजों का कोई भी अत्याचार ना तो बादशाह खान को अहिंसा के व्रत से डिगा पाया और ना ही उनके या उनके समर्थकों के मनोबल को तोड़ पाया। जेल तो उनके लिए अभिशाप न बनकर वरदान बन गई। वहाँ रहकर उन्होंने कुरान ही नहीं पढ़ी, गीता, गुरु ग्रंथ साहब का अध्ययन करके सर्वधर्म संभाव का जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत किया। यानी खान अब्दुल गफ्फार खां केवल अपने धर्म के प्रति नहीं बल्कि वो सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखते थे। सन 1931 में खान जेल से छोड़े गए। वे फिर से जन जागरण में जुट गए। इसी वर्ष खान कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हजारों समर्थकों के साथ सम्मिलित हुए। अब वे न केवल सीमा प्रांत के पठानों के नेता थे अपितु सारे भारत के आंखों के तारे थे। सारा देश उन्हें अत्यंत आदर से सीमांत गांधी के नाम से पुकारता था। बादशाह खान दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। अंग्रेज सरकार और मुस्लिम लीगी नेताओं ने उन्हें अनेक बार लुभाकर फुसलाकर अपने पक्ष में लाने की कोशिशें की, पर बादशाह खान टस से मस ना हुए। वे उनके लुभाने में नहीं आए। सन 1931 में उन्हें फिर से जेल में डाल दिया गया। 3 वर्ष बाद उन्हें रिहा तो किया गया, किंतु पंजाब और सीमा प्रांत में उनके प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। पर बादशाह खान चुप बैठने वाले व्यक्ति तो थे नहीं। वे भारत के शेष भागों में आज़ादी की मशाल लिए घूमते रहे। वे सेवाग्राम में गांधी जी के साथ व वर्धा में जमनालाल बजाज के साथ रहे। जेल खाना तो मानो उनका दूसरा घर ही बन गया था। दिसंबर सन 1934 में उन्हें फिर बंदी बनाकर पहले मुंबई और फिर साबरमती जेल में रखा गया।
सन 1936 में जेल से रिहा हुए, किंतु अब की बार सीमा प्रांत में इनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर से सीमा प्रांत में सन 1937 में खान की अनुपस्थिति में विधानसभा चुनाव हुए। चुनाव में उनकी खुदाई खिदमतगार पार्टी की जीत हुई, जिससे पता चलता है कि बादशाह खान का जनता पर कितना अधिक प्रभाव था। जब द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन करने का प्रश्न उठा तो अहिंसा में अटूट विश्वास रखने वाले बादशाह खान ने गांधी जी के साथ कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में खान के साहस, धैर्य, सहनशीलता और अहिंसा के गुणों की कड़ी परीक्षा हुई। एक बार उनके नेतृत्व में अहिंसक पठान सत्याग्रहियों का जुलूस अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाता हुआ आगे बढ़ रहा था। पुलिस ने बर्बरता पूर्वक लाठियां बरसाकर जुलूस को आगे बढ़ने से रोका। सत्याग्रहियों के साथ साथ खान पर भी लाठियों की मार पड़ी, पर न खान ने और न किसी सत्याग्रही ने विरोध में कोई शब्द कहा और न पलटकर पुलिस पर वार किया। खान के आत्मबल के आगे सरकार का पशुबल हार गया। उस निशस्त्र संत के सामने शस्त्रधारी सैनिक नतमस्तक हो गए। उन्होंने खान से क्षमा मांगी। यह थी अहिंसा की शक्ति, यह था आत्मबल का चमत्कार। खान की इसी शक्ति से भयभीत होकर अंग्रेज कहा करते थे कि हिंसक पठान से अहिंसक पठान अधिक शक्तिशाली है। सन 1943 में बादशाह खान को फिर से जेल में बंद कर दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए। अंग्रेजों की शह पाकर मुस्लिम लीग ने चुनाव में खूब धांधली भी की। फिर भी सीमा प्रांत में खान की खुदाई खिदमतगार पार्टी ने भारी मतों से विजय प्राप्त की। केंद्रीय विधानसभा के लिए सीमा प्रांत से बादशाह खान और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चुने गए। अंग्रेज भारत के दो टुकड़े करने का निश्चय कर चुके थे। मुस्लिम लीग अब अलग पाकिस्तान बनाने की मांग पर अड़ी थी। बादशाह खान धर्म और संप्रदाय के आधार पर देश के टुकड़े करने के विरुद्ध थे। गांधी जी का भी सदा से यही कहना था कि देश का विभाजन यानी दो टुकड़े न किए जाए। तभी अंग्रेजों ने चालाकी की। सीमा प्रांत में जनमत संग्रह कराया कि वे लोग पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या भारत में। खान और उनके समर्थकों ने जनमत संग्रह का बहिष्कार किया। जनमत संग्रह का दिखावा करके सीमा प्रांत पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। खान को इससे गहरा आघात लगा। देश की एकता और अखंडता का उनका सपना अंग्रेजों की चालबाजी की भेंट चढ़ गया। जिस कांग्रेस के कंधे से कंधा मिलाकर बादशाह खान लंबे समय तक आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहे, गांधी जी को छोड़कर उसके शेष नेताओं ने देश का बंटवारा स्वीकार कर लिया। आज़ादी के वीर सिपाही खान को संकट के समय में अकेला छोड़ दिया गया। इस दर्द को वे आजीवन नहीं भुला पाए। देश के विभाजन के समय आबादी की अदला बदली में हिंदू, सिख और मुसलमानों का जो भीषण खून खराबा हुआ, उससे अहिंसा व्रती खान के हृदय पे गहरी चोट पहुंची। खान का प्यारा सीमा प्रांत अब पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था। खान अपने लोगों की सेवा से कैसे मुंह मोड़ सकते थे। पाकिस्तान में उन्हें उन लोगों के अधीन रहना पड़ा जिनसे उनके विचार कभी नहीं मिले। खान भारत के लोगों से सदा शिकायत किया करते थे कि आप लोगों ने हमें भेड़ियों के सामने डाल दिया, आपको आज़ादी मिली और हम यानी सीमा प्रांत के लोग गुलाम के गुलाम ही रहे। उन्होंने वहां रहकर भी पठानों के आत्मगौरव की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखा। कितनी विचित्र बात रहे कि जिस व्यक्ति ने देश की आज़ादी के लिए 15 वर्ष तक अंग्रेजों की जेल काटी, उसे पाकिस्तान में भी अपने समाज के अधिकारों के लिए न्यायपूर्ण संघर्ष करते हुए 16 वर्ष तक कारावास में रहना पड़ा। बादशाह खान स्वतंत्रता के बाद गांधी जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए अक्टूबर 1969 में भारत आए। यहाँ उनका हार्दिक स्वागत हुआ। यहाँ उन्होंने लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा दी। गांधी जी को वे आमरण अत्यंत आदरपूर्वक स्मरण करते रहे। वे गांधी जी के सच्चे शिष्य थे। 21 जनवरी 1988 को जलालाबाद, अफगानिस्तान में 98 वर्ष की अवस्था में स्वतंत्रता संग्राम का यह अहिंसक साहसी योद्धा संसार से विदा हो गया। खान निस्वार्थ सेवा, त्याग, तप, सादगी एवं पवित्रता की साकार प्रतिमा थे।
पद लोलुपता यानी उन्हें किसी पद की चाहत नहीं थी तथा वे आत्म प्रशंसा से भी कोसों दूर थे। अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की उन्हें कई बार पेशकश की गई, पर वह स्वयं को साधारण सेवक बताते हुए कभी उन्होंने उच्च पद स्वीकार नहीं किया। सत्य, अहिंसा और प्रेम तो उनके रग रग में बसे थे। वे एक महान देशभक्त थे। ईर्ष्या और देश तो उनके अंदर थी ही नहीं। विचारों की संकीर्णता एवं सांप्रदायिकता की गंदगी उन्हें कभी छू भी नहीं पाई। वे सर्वधर्म समभाव के हिमायती थे, एक आदर्श राजनेता थे तथा एक अनुकरणीय समाज सेवी एवं पूजनीय महापुरुष थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश एवं समाज की सेवा में लगा दिया। उनके आदर्श जीवन से आगे आने वाली पीढ़ियों को युगों तक मार्गदर्शन मिलता रहेगा। आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे तथा प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। धन्यवाद।